हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यू चैनल। आज हम इस वीडियो में हाल ही में आई सस्पेंस थ्रिलर सीरीज बदांधी का सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस सीरीज में पुलिस को खुदाई के दौरान एक स्केलेटन मिलता है। अब वो स्केलेटन किसका था और किसने उसे मारकर वहां पर दफनाया था, यह सब आपको जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के सीरीज शुरू करते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग में हमें दो लड़के पानी के अंदर आपस में लड़ते हुए दिखाए जाते हैं और फिर उनमें से एक लड़का दूसरे लड़के को मारकर हाथ में कटारी लेकर बाहर आता है और यहीं पर सीन कट होकर कुछ साल बाद का दिखाया जाता है, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक 8 लेन रोड बनाना चाहती थी, जिसका उस स्टेट के लोग विरोध कर रहे थे और उस विरोध में स्टेट गवर्नमेंट भी साथ थी। पर काफ़ी प्रोटेस्ट के बाद भी सेंट्रल मिनिस्टर जब उस रोड को शिलान्यास करने के लिए आते हैं तो वहाँ पर खोदने पर उन्हें एक स्केलेटन मिलता है, जिसकी वजह से काम को रोक दिया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर उस स्केलेटन केस के इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स दिए जाते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता था कि स्टेट गवर्नमेंट ने उनका काम रुकवाने के लिए किसी आदमी को मारकर वहाँ पर गाड़ दिया था। अब नेक्स्ट सीन में हम एसआई रजा को देख पाते हैं, जिसे वहीं के एक छोटे से पुलिस स्टेशन में पनिशमेंट ट्रांसफ़र मिला हुआ था। अब नेक्स्ट डे उसके स्टेशन में एसपी रितिका खुद आती हैं और उस स्केलेटन केस में एसआई रजा की हेल्प मांगती हैं, क्योंकि ये केस पूरे न्यूज पर चल रहा था और बहुत पेचीदा था, इसीलिए कोई भी पुलिस वाला इस केस को लेने के लिए एग्री नहीं था और इसीलिए रजा भी इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहता था। पर अपनी पनिशमेंट ट्रांसफ़र को ख़त्म करने के लिए वो इस केस को लेने के लिए एग्री हो जाता है। उसके बाद एसपी रितिका के अंडर सुपरविजन में रजा इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है, जिसके लिए वो अपने एक फ्रेंड अमर को दूसरे पुलिस स्टेशन से बुला लेता है इस केस में हेल्प करने के लिए। अब रजा और उसकी टीम स्केलेटन केस को इन्वेस्टिगेट करने में जुट जाते हैं, जिसके लिए वो सबसे पहले क्राइम स्पॉट पर पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें वो स्केलेटन मिला था। अब प्रॉब्लम ये थी कि वो स्केलेटन लगभग 2 से 2.5 साल पुराना था और वो मेल था या फीमेल, इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन उस स्केलेटन से उन्हें नहीं मिल पाई थी। साथ ही उस स्केलेटन का एक हाथ मिसिंग भी था। आगे की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो पोस्टमार्टम डॉक्टर से आकर मिलते हैं, जहां से रजा को पता चलता है कि उस स्केलेटन से उन्हें ह्यूमन वेस्ट के कुछ ट्रेसेस मिले हैं, यानी जहां से वो स्केलेटन निकाला गया था वहां जरूर पहले कोई नाला या सेप्टिक टैंक रहा होगा, जहां पर ह्यूमन वेस्ट जमा होता होगा, जिसके बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन करने पर रजा को पता चलता है कि कुछ साल पहले वहां पर एक बगीचा एंड एक कुआं था, जो बाद में एक सेप्टिक टैंक में बदल गया था। इसीलिए रजा रितिका से उस जगह पर और गहराई में खोदने की परमिशन मांगता है, ताकि उन्हें उस स्केलेटन का कटा हुआ हाथ वहां से मिल सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए वहां पर नेक्स्ट डे से ही खुदाई शुरू हो जाती है और तभी सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां पर हम एक गांव में जलीकट्टू प्रतियोगिता को देख पाते हैं, जिसमें मनी की टीम जीत हासिल करती है। मनी एकदम बेफिक्रा टाइप का बंदा था। वो अपने दोस्त प्रभा और सुकुमारन के साथ बस हर टाइम मस्ती ही करता रहता था। उसकी फैमिली में उसकी माँ और एक छोटी सिस्टर बेम्बा थी। अब इस जलीकट्टू प्रतियोगिता को जीतने के बाद वो अपने गांव में काफ़ी फेमस हो गया था और यूट्यूब पर उसकी वीडियोज आने लगी थी और उसी वीडियो में से मनी का नंबर उसी गांव की एक लड़की नीलावती निकाल लेती है, क्योंकि वो मनी को पसंद करती थी। रात को चुपके से वो मनी को कॉल करके बोलती है कि वो उसे पसंद करती है, पर मनी समझ ही नहीं पाता कि कौन उसे कॉल कर रहा है, क्योंकि नीलावती ने अपना नाम उसे नहीं बताया था। अब इन द प्रेजेंट सीन रजा को उस जगह पर खोदने पर एक कटा हुआ हाथ का स्केलेटन मिलता है, जिसमें उन्हें एक ब्रासलेट मिलता है और उसी ब्रासलेट को वो लोग ज्वेलर्स को दिखाकर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगते हैं। कई ज्वेलर्स को दिखाने के बाद उन्हें एसएसजे ज्वेलर्स के बारे में पता चलता है, जिसने इस तरह के ब्रासलेट बेचे थे, और उसी का पता करते हुए वो उस ज्वेलर्स तक पहुँच जाते हैं और तब वो उस ब्रासलेट की तस्वीर देखकर उन्हें बताता है कि ब्रासलेट तो उसने 3 साल पहले एक जलीकट्टू प्रतियोगिता में जीतने वाली टीम को बांटे थे। उससे डिटेल लेकर वो उस टाइम की जलीकट्टू प्रतियोगिता की वीडियो देखने लगते हैं, जहां पर उन्हें 12 लड़कों के नाम मिलते हैं, जिन्हें वो ब्रासलेट इनाम में दिए गए थे और उनमें से एक मनी का भी नाम था। अब नेक्स्ट सीन में रजा रितिका के पास आता है और उनसे कहता है कि उन्हें उन 12 लोगों की फैमिली से पूछताछ करके उनके डीएनए को स्केलेटन से मिले डीएनए से मैच कराना होगा, ताकि उन्हें पता चल सके कि वो स्केलेटन उनमें से किसका है। रितिका ये जानने के बाद उन्हें ऐसा करने की परमिशन दे देती है और उसके बाद से ही रजा का फ्रेंड अमर उन 12 लोगों को ढूंढने के लिए गांव निकल जाता है,
जहाँ से उन्हें कोई खास जानकारी नहीं मिल पाती है। सिर्फ मनी का ही घर रह जाता है क्योंकि वो गांव से थोड़ा दूर था। इसलिए नेक्स्ट डे रजा खुद मनी से मिलने के लिए उसके घर पहुंचता है, जहाँ से उसे पता चलता है कि मनी तो इस टाइम पर जेल में है और उसकी माँ का कुछ पता नहीं रहता। वो पागलों की तरह अपने बेटे को छुड़ाने के लिए इधर उधर घूमती रहती है। साथ ही रितिका से रजा को पता चलता है कि उन्होंने जो स्केलेटन एंड हाथ फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा था उसकी रिपोर्ट आ गई है। उससे पता चला था कि वो स्केलेटन एक महिला का है और हाथ भी एक महिला का ही है, पर वो दोनों अलग अलग हैं। यानी उस जगह पर दो लड़कियों को मारकर दफनाया गया था, एक का स्केलेटन था और दूसरे का हाथ। यह सब जानने के बाद रजा उस इंस्पेक्टर से जाकर मिलता है जिसने मनी को जेल में डलवाया था, और उससे रजा को पता चलता है कि मनी ने अपनी गर्लफ्रेंड नीलावती और अपनी सिस्टर बेम्बा का मर्डर कर दिया था और उसी के केस में उन्होंने मनी को पकड़ा था। पर अभी तक उन्हें उन दोनों लड़कियों की बॉडीज नहीं मिल पाई थी, इसलिए मनी का केस अभी भी कोर्ट में चल रहा था। और ये सब 2-2.5 साल पहले की ही बात थी। अब क्योंकि वो स्केलेटन भी इतने ही साल पुराने थे, इसलिए मनी का डीएनए सैंपल उस स्केलेटन के डीएनए से मैच कराने के लिए भेजा जाता है। आगे इन द फ्लैशबैक नीलावती फ़ोन पर मनी से बात करने लगती है और उससे मिलने के लिए एक टेम्पल के पीछे बुलाती है, जहाँ पर वो मनी से अपने दिल की बात कहती है। दूसरी तरफ हम मनी के फ्रेंड सुकुमारन को देखते हैं, जो कि मनी की सिस्टर बेम्बा को पसंद करता था। पर सुकुमारन बहुत सीधा साधा लड़का था, इसलिए वो अपने दिल की बात बेम्बा से कह ही नहीं पाता था, बस उसके पीछे चक्कर लगाता रहता था। एक दिन रात को मनी ड्रिंक करने के बाद नीलावती को बोल देता है कि वो उसे कॉल नहीं किया करे, क्योंकि वो इन सब प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता है। और जब सुबह वो उठता है तो नीलावती अपना हाथ काट कर उसका फ़ोटो उसे सेंड कर देती है, जिसे देखकर वो एकदम से डर जाता है। और दूसरी तरफ उसका फ्रेंड प्रभावी उससे कहता है कि रात उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसे ऐसा ही फ़ोटो भेजा था। अब उन दोनों को डाउट होने लगता है कि कहीं वो दोनों एक ही लड़की से तो प्यार नहीं कर रहे हैं। उधर रितिका को फॉरेंसिक लैब से डॉक्टर के असिस्टेंट की कॉल आती है और वो बताती है कि मनी का डीएनए सैंपल उन दो लड़कियों में से एक लड़की से मैच हो गया है, पर क्योंकि डॉक्टर कुछ बीमारी की वजह से छुट्टी पर हैं तो वो फाइनल रिपोर्ट रितिका को भेज नहीं पाती है। पर रितिका इसके बेसिस पर ही डिसाइड कर लेती है कि मनी ने ही उन दोनों लड़कियों को मारकर वहाँ पर दफनाया होगा, और इसीलिए वो अपनी रिपोर्ट आईजी को सबमिट कर देती है और इस केस को क्लोज कर दिया जाता है। इसके बाद रजा अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को गाँव से अपने साथ ले आता है ताकि वो वहाँ पर उसका ख्याल रख सके। वो इस टाइम पर 3 मंथ प्रेग्नेंट थे। कुछ दिन बाद कोर्ट में मनी के केस की फाइनल हियरिंग होती है, जहाँ पर कोर्ट को अब मनी के द्वारा मारी गई दोनों विक्टिम की बॉडीज मिल चुकी थी और रजा के इन्वेस्टिगेशन में प्रूव भी हो गया था कि वो बॉडीज मनी के सिस्टर एंड उसकी गर्लफ्रेंड की ही हैं। इसीलिए कोर्ट मनी को उस केस में उम्र कैद की सज़ा सुना देती है और मनी भी बिना कुछ सवाल किए उस सज़ा को एक्सेप्ट कर लेता है। मनी के केस में एक कनप्पा नाम का विटनेस भी था, जो उस जगह की चौकीदारी करता था जहाँ पर वो डेड बॉडीज मिली थी, और उसने कोर्ट को बताया था कि मनी 2.5 साल पहले उस जगह पर आया था। यह केस तो अब क्लोज हो चुका था, पर रजा को इसमें अभी भी कुछ मिसिंग लग रहा था। कोर्ट के बाहर रजा मनी और उसकी माँ को रोते हुए देखता है और उसे लगता है कि मनी बेकसूर है, यानी किलर कोई और ही है। अब नेक्स्ट डे रजा को पता चलता है कि जेल के अंदर मनी ने सुसाइड करने की कोशिश की है और उसकी हालत बहुत गंभीर है। हालांकि उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और वो बच गया है। अब रजा को और ज़्यादा लगने लगता है कि मनी बेकसूर है, इसलिए ही उसने सुसाइड करने की कोशिश की होगी। इसलिए वो कनप्पा से सख्ती से पूछताछ करता है तो वो बताता है कि इंस्पेक्टर ने उसे ऐसा कहने के लिए बोला था, जबकि मनी उस जगह पर कभी नहीं आया था। इसीलिए रजा दोबारा उस इंस्पेक्टर से जाकर पूछताछ करता है और उससे कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब वो बताता है कि मनी एक लड़की नीलावती से प्यार करता था और एक दिन वो उसे भगाकर अपने घर ले गया। जब ये बात लड़की के घर वालों को पता चली तो वो उसे वापस लेने मनी के घर पर पहुंचे। लड़की भी अपने घर पर जाना चाहती थी, पर मनी ने उससे झगड़ा किया और उसे 2 दिन बाद भेजने की बोल दिया। पर जब नीलावती अपने घर नहीं पहुंची तो उसके घर वालों ने मनी के खिलाफ कंप्लेंट की और उसे ढूंढने के नाम पर मनी कई घंटों तक गायब रहा था। ज़रूर वो उस टाइम पर बॉडी को डिस्पोज करने गया होगा। उसी बेसिस पर उन्होंने मनी को अरेस्ट किया था। अब क्योंकि कोर्ट में मनी कुछ नहीं बोला था तो इसीलिए उसे बेगुनाह प्रूव करना और ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। उसके बाद मनी की मां का बयान लेने पर रजा को पता चलता है कि मनी के घर आने से पहले ही नीलावती और बेम्बा निकल चुकी थीं,
जबकि मनी तो खुद नीलावती को उसके घर छोड़ने जाने वाला था। उनकी नज़र में मनी बेकसूर था। वहाँ से रजा को मनी के 2 दोस्तों के बारे में पता चलता है जो कि प्रभा और सुकुमारन होते हैं। पर सुकुमारन इस टाइम पर चेन्नई में था, इसीलिए रजा प्रभा को बुलाकर उससे पूछताछ करता है। प्रभा उन्हें बताता है कि प्रभा और मनी को लगता था कि कहीं वो एक ही लड़की से बात तो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उसे कंफर्म करने के लिए वो नीलावती से मिलने गई। और नीलावती को देखने के बाद प्रभा ने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड तो और कोई है, ये नहीं है। यह सुनकर मनी बहुत खुश हो गया था। उसके बाद वो दोनों अपनी गर्लफ्रेंड से अक्सर मिलने लगते हैं। पर एक दिन मनी को अपने दोस्त से पता चलता है कि प्रभा जिस लड़की से प्यार करता है वो लड़की पहले भी कई लड़कों से बात कर चुकी है। इसीलिए वो प्रभा को उस लड़की से दूर रहने के लिए कहता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से बात करना ही बंद कर देते हैं। उसके बाद रजा जेल में मनी से मिलने जाता है और उससे सच बोलने के लिए कहता है, पर मनी बोल देता है कि उसके सच बोलने से नीलावती और बेम्मा वापस तो नहीं आ जाएंगी। यानी मनी कुछ तो जरूर छिपा रहा था। अब नेक्स्ट डे फॉरेंसिक डॉक्टर की कॉल रितिका के पास आती है और वो बताते हैं कि उन्हें स्केलेटन पर उन्हें एक तीसरा डीएनए भी मिला था जो कि मनी से मैच नहीं कर रहा है। हो सकता है कि वो तीसरा डीएनए रियल किलर का हो, पर क्योंकि एक केस रितिका पहले ही बंद कर चुकी थी, इसलिए न्यूज आने के बाद उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। रजा उसे केस को रीओपन करने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि उसे तो पहले से लग रहा था कि मनी बेकसूर है और उनकी वजह से ही आज वो जेल के अंदर है। अब केस रीओपन करना इतना भी आसान नहीं था, इसलिए वो अपने हस्बैंड आदि से रजा को बात करने के लिए कहती है क्योंकि आदि एक एडवोकेट था और वो ही इस केस को रीओपन करा सकता था। क्योंकि जब इस केस को रीओपन कराने के बारे में रितिका ने आईजी से बात की थी तो वो उसे डांटने लगे थे और उन्होंने क्लियरली केस रीओपन करने से मना कर दिया था। अब रजा आदि को आकर इस पूरे केस को ब्रीफ करता है और तब आदि उसे कहता है कि वो पहले उसे यकीन दिलाए कि मनी बेकसूर है, इसलिए वो मनी से उसकी एक मीटिंग कराने के बारे में सोचता है। साथ ही वो प्लान करता है कि अगर किसी भी तरह मीडिया में ये न्यूज आ जाए कि मनी बेकसूर है और उसे इस केस में फ्रेम किया गया है तो शायद मीडिया प्रेशर की वजह से आईजी इस केस को रीओपन करने की परमिशन दे दे। और इस तरह से अमर की हेल्प से यह खबर रजा मीडिया तक पहुंचा देता है और उसने जैसा सोचा था वैसा ही आईजी अंडर प्रेशर की वजह से इस केस को रीओपन करने की परमिशन दे देते हैं। उधर आदि एंड रजा जेल में मनी से जाकर मिलते हैं और उसे सब सच बताने के लिए कहते हैं ताकि वो उसे बेकसूर प्रूव कर सकें। और तब मनी आगे की स्टोरी उन्हें बताता है कि प्रभा से लड़ाई होने के बाद गुस्से में प्रभा ने नीलावती के भाई नीलागंधन को मनी के प्यार के बारे में बता दिया था और इसीलिए उसने नीलावती को बुरी तरह से पीटा था और अपने घर पर उसकी आस्की की बात भी बता दी थी। और जब नीलावती ने इस बारे में मनी को बताया था तो रात को मनी उसे भगाकर अपने घर ले आया था, जहाँ पर उसने नेक्स्ट डे उसे शादी करने की प्लानिंग की थी। पर नेक्स्ट डे नीलावती के पिताजी कुछ लोगों को लेकर उसके घर पहुँच गए और उन्होंने मनी से कहा कि वो उन दोनों की शादी राजी से करा देंगे, पर अभी वो उसे उनके घर भेज दे। नीलावती भी अपने पिता पर यकीन करके घर जाने के लिए रेडी थी, पर मनी ने उसे 2 दिन बाद घर छोड़ने के लिए बोल दिया। पर उसके घर छोड़ने से पहले ही नीलावती और बेम्बा घर से कहाँ निकल गईं उसे भी नहीं पता था। अब केस रीओपन होने के बाद रजा सुकुमारन के घर पर आता है, जहाँ पर उसकी माँ बताती हैं कि सुकुमारन तो चेन्नई में है। तब रजा उसे चेन्नई से बुलाकर पुलिस स्टेशन आने की बोल देता है। पर नेक्स्ट डे सुकुमारन की माँ भी घर लॉक करके कहीं गायब हो जाती हैं और तब रजा को उन पर शक होने लगता है, इसीलिए वो उनके नंबर को ट्रेस पर डालकर उन्हें ढूंढने लगता है। साथ ही वो रमन को उसे पकड़ने के लिए चेन्नई भेजता है क्योंकि उसकी लोकेशन वहीं पर दिखा रही थी। काफ़ी ढूंढने के बाद रमन सुकुमारन और उसकी माँ को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आता है, जहाँ पर उसकी माँ रजा को बताती हैं कि उसका बेटा सुकुमारन बेम्मा से बहुत प्यार करता था और उसके मिसिंग होने के बाद से वो पागल सा होने लगा था और इसीलिए उन्होंने उसे चेन्नई भेज दिया था। अब दोबारा बेम्मा का नाम सुनकर वो फिर से वैसा ही नहीं हो जाए, इसीलिए वो सुकुमारन को लेकर भाग गई थी। वो सुकुमारन से पूछताछ करने से भी मना करती हैं, पर रजा सुकुमारन के डीएनए सैंपल को भी लैब टेस्ट के लिए भेज देता है ताकि उन्हें उस तीसरे डीएनए सैंपल से कोई मैच मिल सके, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि वो तीसरा डीएनए सैंपल जिससे भी मैच होगा उसी ने उन दोनों लड़कियों को मारकर वहाँ पर दफनाया होगा। अब आगे एपिसोड 5 में बेम्मा की बेस्ट फ्रेंड पूर्णी मनी के घर आती है और उसके फादर मनी की माँ को बताते हैं कि उन्होंने पूर्णी की शादी फिक्स कर दी है और वो यहाँ पर उसी का इनविटेशन देने आए हैं।
वहाँ से जाते टाइम पूर्णी मनी की माँ से बेम्मा की एक ड्रेस अपने साथ ले जाने के लिए मांगती है ताकि वो उसकी याद के तौर पर उसे अपने पास रख सके। वो उस ड्रेस को देखकर रोने लगती है। उधर रितिका रजा को कॉल करके बताती है कि उन्होंने अब तक जितने भी सैंपल उस थर्ड डीएनए सैंपल से मैच करने को भेजे थे उनमें से एक भी डीएनए सैंपल मैच नहीं हुआ है, यानी उनका किलर इनमें से तो कोई नहीं था। दूसरी तरफ थिरुनेलवेली में एक कुत्ता नाले के पास से अपने मुंह में एक कटा हुआ हाथ लेकर आता है, जिसे देखकर वहाँ सारे लोग डर जाते हैं और वहाँ का इंस्पेक्टर अमर को कॉल करके बताता है कि हाथ उनके केस से सिमिलर लग रहा है और इसीलिए रजा वहाँ के इंस्पेक्टर से जाकर मिलता है। वो रजा को बताते हैं कि उन्हें जो बॉडी मिली है उसका फेस किलर ने किसी पत्थर से बुरी तरह से कुचल दिया है, इसीलिए बाई फेस बॉडी को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, पर वो एक महिला की बॉडी है। उसके बाद रजा उस इंस्पेक्टर के साथ उसी नाले के पास जाते हैं जहाँ से उन्हें उस महिला की बॉडी मिली थी। रजा वहाँ पहुँचकर उस पत्थर को ढूंढने के लिए कहता है जिससे उस महिला के फेस को कुचला गया था और काफ़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें वो पत्थर मिल जाता है। उस पर कुछ ब्लड स्टेन्स लगे हुए थे, इसीलिए वो उसे फॉरेंसिक लैब जांच के लिए भेज देते हैं। अब क्योंकि इस केस में नीलावती और उस महिला की खोपड़ी पर लगी चोट बिल्कुल सिमिलर लग रही थी, तो रजा को लगता है कि सैम किलर ने ही किया है, पर इतना काफ़ी नहीं था। साथ ही रजा रितिका को बताता है कि उन्हें उस महिला के कटे हुए हाथ में एक आयरन प्लेट मिली थी, यानी उसकी कोई सर्जरी हुई थी और उसी प्लेट की हेल्प से वो उस महिला के बारे में पता कर सकते थे कि वो कौन है। और रजा चाहता था कि उन्हें उस पत्थर पर मिले डीएनए से अपने केस में मिले थर्ड डीएनए से मैच करने का मौका मिल जाए, तो वो दोनों केसेस को आसानी से लिंक कर पाएंगे। अब आगे रजा को उस प्लेट के जरिए पता चलता है कि उस महिला का नाम देवकी था और वो एक नर्स थी। दूसरी तरफ आदि रितिका के कहने पर डीएनए टेस्ट के लिए कोर्ट ऑर्डर लेने के लिए जाता है, पर जज इसके लिए मना कर देते हैं, पर फिर भी आदि अपने सोर्स लगाकर कोर्ट ऑर्डर ले आता है और रितिका तुरंत रजा को डीएनए टेस्टिंग के लिए फॉरेंसिक लैब भेज देती है। अब फॉरेंसिक डॉक्टर उस सैंपल के डीएनए टेस्ट को मैच करने लगते हैं और कुछ घंटों बाद फॉरेंसिक डॉक्टर रजा को बताते हैं कि दोनों सैंपल मैच कर गए हैं, यानी नीलावती एंड बेम्बा मर्डर में जो थर्ड डीएनए मिला था उसका मैच देवकी मर्डर में भी मिले डीएनए से मैच हो रहा था। साथ ही उस तरफ देवकी ही नहीं, ऐसे ही और 4 मर्डर से भी मैच हो रहा था। फॉरेंसिक डॉक्टर कहते हैं कि वो एक सीरियल किलर को ढूंढ रहे हैं, यानी ये सारे मर्डर से एक सीरियल किलर कर रहा था, क्योंकि मरने वाले विक्टिम्स का एक दूसरे से कोई भी लिंक नहीं था, पर किलर का डीएनए हर मरने वाले विक्टिम के पास से उन्हें मिला था। मतलब एक ही सीरियल किलर अलग अलग जगहों पर लोगों को मार रहा था। अब नेक्स्ट सीन में हमें एक फार्मा कंपनी दिखाई जाती है जहां पर काम करने वाले एक लड़के महेश को अपने ही सीनियर रघु से झगड़ा हो जाता है और वहां का मैनेजर रघु को जॉब से निकाल देता है, क्योंकि पहले भी कई बार रघु ने महेश को बिना बात के झगड़ा किया था। इसलिए रघु महेश से बहुत चिढ़ जाता है। आगे छुट्टी होने के बाद महेश अपने घर जाने के लिए एक ऑटो में आकर बैठता है जहाँ पर वो एक लड़की को बहुत गंदी नज़र से देखता है और ये देखकर वो लड़की बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है। उधर रितिका एंड रजा आईजी के पास आकर इस केस में आए न्यू एंगल सीरियल किलर के बारे में बताते हैं। पहले तो आईजी इस केस को आगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए एग्री नहीं होते हैं, पर रजा के ज़्यादा इंसिस्ट करने पर वो मान जाते हैं और आगे कुछ सॉलिड प्रूफ्स लाने को कहते हैं। पर रजा की ही टीम का एक कांस्टेबल मोहन यूट्यूब चैनल पर रिवील कर देता है कि उन्हें मनी केस में सीरियल किलर के बारे में पता चला है। अब उसकी इस बेवकूफ़ी की वजह से पूरे मीडिया में सीरियल किलर की चर्चा होने लगती है और सब लोग पुलिस का मजाक बनाने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो रियल किलर को नहीं पकड़ पाए, इसीलिए सीरियल किलर की झूठी कहानी बना रहे हैं। इसकी वजह से आईजी रजा और रितिका को अपनी ऑफिस में बुलाकर बहुत डांटते हैं और तभी वहाँ पर कमिश्नर आ जाते हैं। रजा अब तक की मिली फाइंडिंग्स को कमिश्नर के सामने रखता है और तब कमिश्नर उन्हें एक टीम देकर अच्छे से इस केस को इन्वेस्टिगेट करके जल्दी से उस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए कहते हैं। पूरी टीम डे नाइट उस सीरियल किलर को पकड़ने में लग जाती है। वो लोग इस बीच बहुत सारे सीसीटीवी फुटेजेस एंड कई सारे लोगों से इंक्वायरी करते हैं, पर उन्हें अभी तक कोई भी ऐसी लीड नहीं मिल पाती है जो उन्हें उस सीरियल किलर तक पहुंचा सके। हालांकि उन्हें इस तरह की मॉडस ऑपरेंडी वाले कुछ और केसेस ज़रूर मिलते हैं, जिसमें कई केसेस में किलर ने लड़कियों का रेप करके उन्हें बेरहमी से मार दिया था और वहाँ भी जब उन्होंने डीएनए सैंपल मैच कराए थे तो उन्हें सैंपल मैच मिले थे। आगे रजा के पास तिरची से एक मैसेज आता है जहाँ पर एक जली हुई बॉडी मिली थी
जो उसके केस से रिलेटेड थी, और इसीलिए रजा तुरंत वहाँ के इंस्पेक्टर विवेक से जाकर मिलता है, जो रजा को बताते हैं कि ईंट के भट्टे में उस बॉडी को जला हुआ पाया गया था। वो बॉडी इतनी ज़्यादा जल चुकी थी कि आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल था। इसलिए उन्होंने रजा के द्वारा भेजे गए डीएनए सैंपल से उस जली हुई बॉडी का डीएनए मैच करवाया, तो वो बिल्कुल किलर के डीएनए से मैच कर गया। पर उन्होंने जो डीएनए भेजा था वो मेल डीएनए था, और उन्हें जो जली हुई बॉडी मिली थी वो फीमेल बॉडी थी। यानी एक मेल डीएनए फीमेल डीएनए से मैच कैसे हो सकता था। और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वो फॉरेंसिक डॉक्टर से आकर मिलता है, जो रजा से कहते हैं कि उन्हें उस जली हुई बॉडी के किसी दूसरे पार्ट से डीएनए सैंपल निकालकर दोबारा मैच कराने होंगे, तभी कुछ क्लियर हो पाएगा। और इसीलिए फॉरेंसिक डॉक्टर इस बार उस जली हुई महिला की जांघ की बोन से डीएनए सैंपल लेकर उसे दोबारा जांच के लिए भेजते हैं। और काफ़ी देर तक जांच करने के बाद फॉरेंसिक डॉक्टर रजा को बताते हैं कि इस बार डीएनए सैंपल उनके किलर के सैंपल से मैच नहीं हुए। और तब रजा को कुछ समझ आता है और वो फॉरेंसिक डॉक्टर को लेकर उसी फार्मा कंपनी में आता है जहाँ पर महेश काम किया करता था। वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि जिस कॉटन स्वैप्स को उन्होंने डीएनए सैंपल के लिए यूज किया था वो सब उसी कंपनी से गई थी, और महेश उन कॉटन स्वैप्स को बिना ग्लव्स के पैक कर रहा था। इसीलिए सारी कॉटन स्वैप्स पर महेश के डीएनए सैंपल आ गए थे। और यही वजह थी कि हर जगह जहाँ भी मर्डर्स हुए थे उस जगह पर महेश का ही डीएनए सैंपल मिल रहा था, जिसे वो लोग किलर का डीएनए सैंपल समझ रहे थे। यानी इस केस में कोई भी सीरियल किलर नहीं था, वो इतने टाइम से गलत ट्रैक पर ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। और ये बात ओपन होने के बाद मीडिया उन सारे पुलिस ऑफिसर्स का बहुत मजाक बनाती है, पर कमिश्नर किसी भी तरह उन्हें हैंडल कर लेते हैं। उसके बाद फिर से वो अपनी पुरानी सस्पेक्ट लिस्ट पर आ जाते हैं और दोबारा से प्रभा को इंटेरोगेशन के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर प्रभा बताता है कि वो उनसे कुछ भी नहीं छुपा रहा है, पर उसे लगता है कि मनी और सुकुमारन उनसे ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि मनी को पहले से पता था कि सुकुमारन उसकी सिस्टर बेम्बा को पसंद करता था। और इसीलिए रजा मनी और सुकुमारन दोनों को उठाकर पूछताछ करने लगता है, जिसमें वो लोग सुकुमारन को उल्टा लटका देते हैं और मनी से पूछते हैं कि बता वो क्या छुपा रहा है। पहले तो मनी कुछ भी बताने को रेडी नहीं होता है, पर सुकुमारन को जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है तो वो बोल देता है कि मनी इन्हें सारा सच बता दो, वरना वो ऐसे ही लटक कर मर जाएगा। और तब मनी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ओपन करता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सुकुमारन हर जगह बेम्बा को फॉलो करता रहता था, पर बेम्बा उसे बिल्कुल भी लाइन नहीं देती थी। पर एक दिन सुकुमारन ने बेम्बा को पूर्णी के साथ किस करते हुए देख लिया था, और तभी से सुकुमारन का दिमाग बहुत ख़राब हो गया था। जिससे वो प्यार करता था वो तो एक लेस्बियन निकली, और वो पूर्णी से प्यार करती थी। नेक्स्ट वो पूर्णी के साथ भागने वाली थी, पर उससे पहले ही मनी नीलावती को अपने घर पर ले आया, और नेक्स्ट डे उसके फादर ने आकर नीलावती को अपने घर चलने को बोला था, जिसके चक्कर में बेम्बा घर से निकल ही नहीं पाई। और इसी दुख में एक दिन बेम्बा ने अपने हाथ की नस काट ली, पर तभी नीलावती ने उसे देख लिया। वो उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहने लगी, पर बेम्बा ने अपने भाई मनी को कुछ भी बताने से उसे मना कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि उसके और पूर्णी के रिश्ते को यहाँ पर कोई भी नहीं समझेगा, सब उसे बहुत गलत नज़रों से ही देखेंगे। वो नीलावती को बताती है कि पूर्णी उसका उस रात बस स्टैंड पर इंतज़ार कर रही थी, पर वो नहीं पहुँच पाई और उसका इंतज़ार बेकार चला गया। अब पता नहीं पूर्णी कहाँ पर होगी, कहीं उसे कुछ हो गया तो वो भी जिंदा नहीं रह पाएगी। पर उसकी प्रॉब्लम को समझकर नीलावती उसे अपने भाई के साथ हॉस्पिटल लेकर गई, क्योंकि मनी को तो वो कुछ भी बता नहीं सकती थी, और सुकुमारन ने पहली बेम्बा को पूर्णी के साथ देख लिया था। पर नीलावती के भाई ने बात मनी को आकर बता दी कि उसकी बहन एक लेस्बियन है और वो पूर्णी के साथ भागने वाली थी। यह सुनकर मनी गुस्से में अपने घर पर आया, जहाँ पर बेम्बा ने रोते हुए खुद को मारने के लिए कहा, पर उसकी मजबूरी देखकर मनी कुछ भी नहीं कर सका। वो बस अपनी बहन बेम्बा को खोना नहीं चाहता था, और उसने अपने ब्रासलेट को बेम्बा को पहना दिया था, ताकि फिर से अगर वो सुसाइड करने की सोचे तो उसे मनी की याद आ जाए और वो कुछ भी गलत नहीं कर सके। उसके बाद मनी सुकुमारन के पास आया, जहाँ पर सुकुमारन ने गुस्से में पूर्णी को किडनैप करके रखा हुआ था। वो उसे मारना चाहता था, पर मनी से उसे पता चला कि बेम्बा पूर्णी से प्यार करती है, इसलिए वो पूर्णी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाए। और इस तरह से मनी पूर्णी को बचाकर उसे उसके घर पर छोड़ आया। पर उसके वापस लौटने तक बेम्बा और नीलावती घर से कहीं निकल गए थे, और फिर उसे वो मिले ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ वो नहीं जानता था।
बस वो अपनी बहन बेम्मा की बदनामी की वजह से इतने दिनों से चुप था और खुद उनके मर्डर में सज़ा काटने को भी तैयार था। यह सब जानने के बाद रजा का शक नीलावती के भाई पर जाता है, पर उससे पूछने पर उन्हें पता चलता है कि जब मनी को उसने बेम्बा की लव स्टोरी के बारे में बताया था तो उन दोनों की बहुत लड़ाई हुई थी। स्टार्टिंग में पानी वाला सीन उन्हीं दोनों की लड़ाई का था, पर उसने उन दोनों लड़कियों को नहीं मारा था। दूसरी तरफ रजा को पता चलता है कि उसकी वाइफ को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, इसीलिए वो जल्दी से वहाँ पर पहुँचता है और नर्स उसे बताती है कि उन्हें बेबी गर्ल हुई है। पर रजा खुश नहीं था क्योंकि वो अभी तक मनी केस के बारे में ही सोच रहा था। और तभी रितिका उसे कॉल करके बताती है कि उन्हें एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट से पता चला है कि जिससे नीलावती और बेम्मा को मारा गया था वो एक कटारी थी, और इसीलिए रजा अपनी टीम के साथ सुकुमारन के घर पर वो कटारी ढूंढने के लिए आता है क्योंकि पहला शक रजा को उसी पर था। वहाँ पर काफ़ी ढूंढने के बाद उन्हें कटारी तो नहीं मिलती, पर एक फैमिली फ़ोटो मिल जाता है जिसमें सुकुमारन के मामा को देखकर रजा शॉक हो जाता है क्योंकि सुकुमारन का मामा कनप्पा ही था। ये कनप्पा वो ही था जिसने मनी के अगेंस्ट कोर्ट में बयान दिया था और वो मर्डर स्पॉट वाली जगह पर पहले चौकीदारी करता था। रजा कनप्पा को पकड़कर सुकुमारन के घर लाता है और उसके सामने सुकुमारन को मारने लगता है। यह देखकर सुकुमारन की माँ सब कुछ सच बताने को एग्री हो जाती है और वो बताती है कि सुकुमारन बेम्बा से बहुत प्यार करता था, पर उसने जब से बेम्बा को पूर्णी के साथ देखा तब से वो बहुत परेशान रहने लगा था। वो एकदम से टूट गया था और उसकी ये हालत उसकी माँ पर नहीं देखी गई और उन्होंने बेम्बा और पूर्णी दोनों को ख़त्म करने के बारे में सोच लिया और इसीलिए वो बेम्बा के घर पर आई थी। उन्होंने रोते हुए बेम्बा से कहा था कि वो जानती हैं कि बेम्बा सुकुमारन को पसंद नहीं करती है, पर उसकी हालत तुम्हारी वजह से बहुत ख़राब हो गई है। तुम एक बार उससे बोल दो जाके कि वो तुम्हारी वजह से कोई गलत कदम नहीं उठा ले। उन्हें डर है कि सुकुमारन कहीं सुसाइड नहीं कर ले। अब ये सुनकर बेम्बा डर जाती है और उनके साथ चलने के लिए एग्री हो जाती है, पर क्योंकि उस टाइम पर मनी नहीं था तो नीलावती उसके साथ चली जाती है और सुकुमारन की माँ को लगता है कि नीलावती ही वो लड़की है जिससे बेम्बा प्यार करती है और इसलिए वो उन दोनों को बांध कर रखती हैं। साथ ही अपने भाई कनप्पा को बुलाकर उन्हें जहर देने के लिए कहती हैं, पर बाद में उसे रियलाइज होता है कि ऐसा करके वो सुकुमारन को और ज़्यादा ही दुखी कर देंगी। इसीलिए वो कनप्पा को कॉल करके उन दोनों लड़कियों को जहर देने से मना करती हैं, पर कनप्पा का मन उनको देखकर बिगड़ जाता है और वो उनके साथ सारी दरिंदगी की हदें पार कर देता है। वो उनके साथ रेप करके उन्हें जान से मार देता है और अपने बगीचे में जाकर दफना देता है। यह बात सुनकर सुकुमारन को बहुत गुस्सा आती है और वो पास में पड़े चाकू को उठाकर कनप्पा को बुरी तरह से मार देता है और उसके बाद पुलिस सुकुमारन और उसकी मां को अरेस्ट कर लेती है। मनी को छोड़ दिया जाता है, पर यह सब जानकर मनी पूरी तरह से टूट जाता है और उधर रजा भी अपनी बेटी को गोद में लेकर रोने लगता है क्योंकि वो जानता था कि इस दुनिया में एक बेटी को बड़ा करके कनप्पा जैसे दरिंदों से बचा पाना बहुत मुश्किल है। और इसी के साथ इस सीरीज की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस सीरीज का सस्पेंस एंड इमोशनल एंड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और आगे आप किस सीरीज एंड मूवीज़ को देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट करके अपने विचार भी शेयर किया करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।